काफी देर से रैली और रैली के बाद इतने देर से आप लोग बैठे हैं। मैं आप लोगों के बीच में लेट इसलिए आया कि बाजू से कौन सा गांव था वो जहां पे पुतले का अनावरण, रामाटोला में शंकर शाह रघुनाथ शाह के पुतले का अनावरण हुआ। मैं उस कार्यक्रम में गया था, इसलिए मैं लेट हो गया। भाइयों, कुछ बातों को हम लोग चर्चा में लाना बहुत जरूरी है। जो चीजें हम लोग कभी सोचते ही नहीं है, जिन बातों पे हम लोग कभी गौर करते ही नहीं है। मैंने देखा कि डीजे बजा के हमारे लोग नाच रहे हैं। क्या शंकर शाह रघुनाथ शाह का जन्मदिन है आज? आज के दिन शंकर शाह रघुनाथ शाह को तोप में बांध के उड़ाया गया था। सब लोगों को इस देश में जब फांसी की सजा होती थी तो उनको फांसी दे दी जाती थी, लेकिन जब आदिवासियों को फांसी की सजा होती है तो फांसी के बजाय उनको तोप में बांध के उड़ा दिया जाता है। क्या कारण है भाई? ऐसी क्या बात है कि आपके लोगों को, आपके समाज के राजाओं को, अपने समाज के नेताओं को, अपने समाज के क्रांतिकारी लोगों को तोप में बांध के उड़ा दिया गया? सजा काय की हुई थी? शंकर शाह रघुनाथ शाह को सजा काय की हुई थी? फांसी की। तो तोप में क्यों उड़ाया गया? कौन बताएगा यहां? तोप में बांध कर क्यों उड़ाया गया? उन्होंने स्वयं ने मांगा था मुझे तोप में बांधना, ताकि लोगों में ये जो बात है, ये हमारे बीच में ब्राह्मणवादियों द्वारा फैलाई गई बात है। शंकर शाह रघुनाथ शाह ने ऐसा क्या किया था कि ये लोगों ने उसको तोप में उड़ाने की बात की? ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। ये इतिहास हमारे समाज को मालूम होना चाहिए। शंकर शाह रघुनाथ शाह का जो इतिहास लिखा गया है वो किसी आदिवासी ने नहीं लिखा है, वो मनुवादियों द्वारा लिखा गया है। आदिवासी द्वारा नहीं लिखा गया। कोई ताली वाली मत बजाइए, सिर्फ शांति से सुने कि शंकर शाह रघुनाथ शाह का जो इतिहास है वो इतिहास आदिवासियों ने नहीं लिखा, वो इतिहास लिखा है मनुवादी। मनुवादी यानी इस देश के उच्च वर्णीय ब्राह्मणों ने, उन्होंने शंकर शाह का इतिहास थोड़ा सा लिखा, लेकिन 40 साल का जो कार्यकाल था शंकर शाह का, रघुनाथ शाह का, उस कार्यकाल का कोई जिक्र मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं लिखा गया। ऐसी क्या बात हो गई थी कि शंकर शाह रघुनाथ शाह को ये लोगों ने फांसी देने के बजाय तोप में बांध के उड़ाया है, और ये पब्लिक में फैला दी कि उन्होंने बोला था मुझे तोप में बांध के उड़ा दो। ऐसा लोगों के बीच में भ्रम फैला दिया गया कि भाई शंकर शाह रघुनाथ शाह ने बोला था। ऐसा नहीं है, इसके पीछे का जो मर्म है वो बहुत अलग है। इसके पीछे का जो इतिहास है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा इतिहास है। शंकर शाह रघुनाथ शाह गोंडवाना राज्य के ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने आप को राजा नहीं बोला।
उन्होंने अंग्रेजों के हलफनामे में अपने नाम के आगे राजा नहीं लिखा। जब रघुनाथ शाह से पूछा गया कि आप अपने आप को राजा नहीं बोलते, तो उन्होंने बोला, मैं अपने आदिवासियों पे राज नहीं कर रहा हूं, मैं आदिवासियों पे राज करने वाला राजा नहीं हूं, आदिवासियों के साथ राज करने वाला राजा हूं। यह बात थोड़ा ध्यान में रखो। आदिवासियों पे राज करना और आदिवासियों के साथ राज करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। यह रघुनाथ शाह की विचारधारा है। सब लोग बोलते हैं मैं आदिवासियों का राजा हूं, इसका मतलब वो आदिवासियों पे राज कर रहा है। लेकिन शंकर शाह रघुनाथ शाह ने यह बात नहीं बोला। उन्होंने बोला, मैं आदिवासियों के साथ राज कर रहा हूं, आदिवासियों पे राज नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं अपने नाम के आगे राजा नहीं लिखूंगा। यह पहली बात। दूसरी बात शंकर शाह रघुनाथ शाह की यह है कि उस वक्त राजा आदिवासी होता था और उसकी राज्य भाषा जो होती थी वो संस्कृत होती थी। राजा गोंडों का होता था, राजा कंवर का होता था, राजा हल्बी का होता था, राजा प्रधानों का होता था, राजा बैगा का होता था, लेकिन कानून जो चलता था वो ब्राह्मणों का चलता था। यह सीपी एंड बरार एक्ट है, जिसको मध्य प्रांत का सबसे बड़ा कानून बोलते हैं, जिसको अंग्रेजों ने पास किया था। उस कानून में एक बात का जिक्र आया है कि शंकर शाह रघुनाथ शाह ने अपनी राज्य की राजभाषा संस्कृत नहीं होना चाहिए करके उसके खिलाफ में अभियान चलाया। और मंडला की जो भाषा है राजभाषा, वो संस्कृत नहीं गोंडी होना चाहिए, और गोंडी नहीं तो कोया भाषा होना चाहिए। ये राज्य भाषा का दर्जा शंकर शाह रघुनाथ शाह ने दिया। ये किसी ने नहीं दिया, ये शंकर शाह रघुनाथ शाह ने किया हुआ काम है। संस्कृत को राज्य भाषा का दर्जा से हटाकर कोया भाषा को राज्य भाषा का दर्जा देना, और लोगों ने उसको बदनाम किए कि ये बोली भाषा है, इसकी कोई लिपि नहीं है करके आपने महाअभियान शंकर शाह रघुनाथ शाह के खिलाफ में यहां के मनुवादियों ने महाअभियोग अभियान चलाया, जिसको धर्म के विरुद्ध विद्रोह बोला गया। ये दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि 1822 तक 1836 तक भारत में यह प्रावधान था कि आदिवासियों को कभी भी सजा दी जा सकती है, क्योंकि उनको क्रिमिनल ट्राइब बोला जाता था। क्रिमिनल ट्राइब का मतलब होता है गुनहगारी जमात। जो विद्रोह करते हैं उनको गुनहगारी जमात का दर्जा दिया गया है। जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में बगावत की उनको गुनहगारी जमात का दर्जा दिया गया है। उनको देखते से गोली मारने का कानून था, जिसको क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट बोलते हैं। यह आदिवासियों के खिलाफ में था। और दूसरी तरफ इस देश में ऐसा प्रावधान था कि किसी भी ब्राह्मण आदमी को किसी भी टाइप की सजा नहीं दी जाएगी। किसी भी ब्राह्मण को सजा का प्रावधान नहीं था। शंकर शाह रघुनाथ शाह के राज्य में पहली बार ब्राह्मणों को फांसी देने की सजा का प्रावधान किया गया। गो हत्या और ब्राह्मण हत्या इसको पाप माना जाता था, लेकिन शंकर शाह रघुनाथ शाह ने इस मनुवादी नियम को मानने से इनकार कर दिया। यहां से शंकर शाह रघुनाथ शाह शुरू होते हैं। उससे बड़ी बात, 1822 तक आदिवासी महिलाओं को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। हमारी मां बहनों को ब्लाउज पहनने का अधिकार नहीं था। ब्लाउज पहनते थे तो टैक्स लगता था। हमारे मां बहनों को ब्लाउज पहनने के लिए टैक्स देना पड़ता था। ये गलत इतिहास बता रहे हैं, अपने लोग बरगलाते हैं। यह सच्चाई है कि आदिवासी महिलाओं को ब्लाउज नहीं पहनने देना पड़ता था, और उन लोग पहनने नहीं देते थे, और पहनने के एवज में टैक्स देना पड़ता था। इसके खिलाफ में शंकर शाह रघुनाथ शाह ने बगावत किया और आदिवासी महिलाओं को ये
पूरे कोई भी कपड़ा पहने किसी भी किस्म का टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा कानून बनाया। इसका फायदा केवल आदिवासी महिलाओं को नहीं हुआ, इसका फायदा यहां के पवार को हुआ, यहां के लोधी को हुआ, यहां के दलित को हुआ, यहां के आदिवासी को हुआ, यहां के मुसलमान को हुआ, यहां के क्रिश्चियन को हुआ। ये कानून था। अगली बात, शंकर शाह रघुनाथ शाह ने, जिसको एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स बोलते हैं, एग्जेम्पशन यानी टैक्स, एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स का मतलब होता है जो कर है उसमें बढ़ावत, जिसको अंग्रेजों ने बनाया था। और जितने भी जमींदार के वो टैक्स वसूली करने वाले लोग रहते थे वो ब्राह्मण थे। आप उसको क्या बोलते हैं, हमारे तरफ उनको कुछ अलग बोलते हैं, आपकी तरफ क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। आप लोग उसको पटवारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये मालूम नहीं, लेकिन यहां के ब्राह्मणवादी लोग अंग्रेजों को आदिवासियों से टैक्स वसूल करके देते थे। तो जमींदारी प्रथा को, टैक्स की प्रथा को उन्होंने मध्य प्रांत का, जिसको सेंट्रल प्रोविंस लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, 1842 में शंकर शाह रघुनाथ शाह की वजह से आदिवासियों की जमीन पर टैक्स नहीं लगेगा, यहां के ओबीसी की जमीन पर टैक्स नहीं लगेगा, यहां के दलितों की जमीन पर टैक्स नहीं लगेगा, ये कानून बनाया। इसका दूसरा फायदा यह हुआ कि ब्राह्मण भाई जितने काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए। जो टैक्स वसूली करते थे लोगों से वो बेरोजगार हो गए, और उन्होंने शंकर शाह रघुनाथ शाह का विरोध किया। जब शंकर शाह रघुनाथ शाह का विरोध किया गया तब ब्राह्मणों ने एक रणनीति बनाई कि शंकर शाह रघुनाथ शाह के अंग्रेजों के साथ में झगड़े लड़ाए जाए। शंकर शाह रघुनाथ शाह दोनों साहित्यकार थे, उनकी कविताएं लिखते थे वो। उसकी कविताओं का जिक्र ब्रिटेन की एक लाइब्रेरी में मिली किताब है जिसको अनसीन डिजायर्स बोलते हैं, उसका नाम है अनसीन डिजायर्स। अंग्रेजों ने ब्रिटेन की लाइब्रेरी में रखा है वो कविता है शंकर शाह रघुनाथ शाह की। जो ब्रिटिश टाइम था, जो अखबार था ब्रिटिश टाइम्स, वो अखबार में छपाया था शंकर शाह रघुनाथ शाह की कविताएं, और आज भी वो है। शंकर शाह रघुनाथ शाह के बारे में जो इतिहास हमको बताया जाता है वो आधा इतिहास है। उन्होंने 40 साल तक के राज किया, उसके बारे में कोई इतिहास तुम्हारे पास नहीं है। 1822 से लेकर 1856 तक के जो उन्होंने राज किया उसका कोई इतिहास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में नहीं है। उसके कोई रिकॉर्ड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास में नहीं है। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि शंकर शाह रघुनाथ शाह का नाम जो है, जो शंकर शाह रघुनाथ शाह का नाम है वो राजाओं की लिस्ट में नहीं है, वो क्रिमिनल ट्राइबल लिस्ट में है, जिसको गुनहगारी जमात बोलते हैं। उनका नाम जो दर्ज है वो राजाओं की लिस्ट में नहीं है, उनको क्रिमिनल ट्राइब बोला गया, उनको गुनहगारी जमात बोला गया। पैदा होते से बच्चा गुनहगार कहलाया जाता था। वो कानून हमारे खिलाफ में बनाया गया था इस देश में। साथियों, मैं इसलिए बता रहा हूं ये बात कि हम लोग शंकर शाह रघुनाथ शाह पे बात कर रहे हैं। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने समाज के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। ये वो राजा थे जिन्होंने समाज के साथ गद्दारी नहीं की। ये वो राजा थे जिन्होंने समाज के साथ ईमानदारी की, उनको न्याय दिलाया। और ऐसे राजाओं का इतिहास अभी हमको नहीं मिलता है। ऐसे लोगों का इतिहास मिलता है मध्य प्रदेश में जिन्होंने कुछ नहीं किया, उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखा दिए। लेकिन आदिवासियों का इतिहास यहां मिलता नहीं है। 40 साल का इतिहास गायब है शंकर शाह रघुनाथ शाह का। उसको राजा नहीं बोला गया, उनको क्रिमिनल ट्राइब बोला गया, उनको गुनहगारी जमात बोला गया। साथियों, जब शंकर शाह रघुनाथ शाह को पकड़ाया गया तो हमारे कुछ राजा भी मौजूद थे।
उसमें अपने समाज के लोग भी शामिल थे, उसमें ब्राह्मण लोग भी शामिल थे। उसको पकड़ाने के बाद में ब्राह्मणों ने बोला इनको मनुस्मृति के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। मनुस्मृति के हिसाब से जब सजा मिलनी चाहिए तो इनकी फांसी की सजा के बजाय इनको तोप में बांध के उड़ा दिया जाए तो इनके बदन के टुकड़े ना मिले। जब उनको मार के उड़ा दिया गया उसके बाद उनके बॉडी के जो छिछड़े थे उसको जमा किया गया, उसको तेल में तला गया, उसको जला दिया गया और बहा दिया गया, नर्मदा में बहा दिया गया। ये चाहते थे कि शंकर शाह रघुनाथ शाह की कब्र भी ना मिले, उसके अवशेष भी ना मिले इस देश में। ऐसा कोई राजा आना नहीं चाहिए। यह गोंडवाना साम्राज्य का अंत है। और शर्म की बात है इसमें कुछ अपने लोग भी शामिल थे, अपने भी विभीषण शामिल थे। शंकर शाह रघुनाथ शाह ने ब्राह्मणों का कानून नहीं माना। उनके जीते जी उनके रहते हुए एक भी मंदिर नहीं बना गोंडवाना में। यहां तो उल्टा है, जो मजदूर आदमी है उसके बारे में सरकार गंभीर नहीं है, लेकिन जो आदमी मंदिरों में बैठे एक ही मंत्र बोल के भगवान को भी और दूसरे लोगों को भी बेवकूफ बना रहे, ऐसे लोगों को सरकार ने 5,000 रुपए की पेंशन की घोषणा कर दी। उसके बाद शहर में अगर मंदिर है तो मंदिर में रहने की जगह फ्री और उसको सामाजिक सुरक्षक बोला गया। लेकिन मध्य प्रदेश का मजदूर आदिवासी आदमी दूसरे प्रदेश में जाके काम करता है, 3 महीने की बच्ची को पीठ पे बांधती है औरत और सब्बल गोटे से खोदती है, गड्ढा खोदने का काम करती है। उसके बारे में कोई गवर्नमेंट सोची नहीं। अरे मजदूरों के बारे में, मेहनत करने वालों के बारे में तुम नहीं सोचते हैं और पंडितों के बारे में तुम सोचते हो। उनको संरक्षण दे रहे हैं, गवर्नमेंट किसकी है? हमारा एक भी नेता कुछ नहीं बोलता, हमारा एक भी गांडू नेता कुछ नहीं बोलता इस बारे में। जब तुम्हारे जमीन के बारे में कानून बना, मैं यहां उपवा में आया हूं। उपवा में मैं जब आया तो मैं एक जगह गया जब ये उपवा की माइंस है, वहां कर मेरे को कुछ लड़कों ने बताए, मेरे को राहुल मला भी लेके गया, कुछ साथी मेरे साथ में आए, मेरे को दिखाए। जब मैंने देखा तो पता चला कि आदिवासियों की जमीन माइंस वालों ने ले ली और 65 साल की लीज में उसको रिकॉर्ड में ला लिया। वो आदिवासियों को मालूम भी नहीं है उनकी जमीन ली गई है और उनको मालूम नहीं उनकी जमीन के खाते के ऊपर, उनके जमीन के 7/12 के ऊपर इन्होंने लिख दिया इट हैज गिवन ऑन लीज। 65 साल की लीज में दी गई है। आपकी जमीन आपको बिगर बताए जब दी जाएंगी तो कैसा लगेगा? ऐसा कौन सा कानून बनाया गया कि आपको पूछेंगे नहीं और आपकी जमीन ले लेंगे? ये अभी माइंस की जमीन लिए, कल तुम्हारे घर से तुमको तुम्हारी जमीनों से ये लोग बेदखल करेंगे और बोलेंगे हमने आदिवासियों की जमीन लीज पे ले ली। तब क्या करोगे तुम? तब क्या करोगे? अरे तुम्हारे पास नौकरी नहीं है तो जिंदा रहने का एकमेव साधन है जमीन। आदिवासियों की जल जमीन जंगल जो है उसके जिंदा रहने का अंतिम साधन है। यह सरकार ने पेशा कानून बदल दी, मोदी जी ने पेशा कानून बदल दिया। पेशा कानून में प्रावधान था कि ग्राम सभा की एनओसी के बगैर आप उसकी जमीन नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो एनओसी के प्रावधान को इन्होंने चेंज कर दिया, उसको बोल दिया परामर्श, यानी आपके जो अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया। उसके बाद में सरकार ने एक बिल लाई। अभी जब हम लोग मणिपुर के बारे में चिल्ला रहे थे, जब मणिपुर की घटना के लिए पूरे आदिवासी देश भर में विरोध कर रहे थे, तब यह सरकार ने एक बिल पास कर दी जिसका नाम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023। इस बिल में प्रावधान किया गया कि जो दावे करने वाली जमीनें हैं आदिवासियों की वन अधिकार के अंतर्गत, वो जमीनों को लीज पे दे देंगे हम प्राइवेट सेक्टर को। यह बिल के बारे में किसी को नहीं मालूम, कोई आदिवासी नेता इसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारा नेता पार्लियामेंट में जाके सोता है, विधानसभा में जाके सोता है। जब आदिवासियों के बच्चों के भविष्य का सौदा हो रहा था तब कोई चुप थे, किसी ने कुछ नहीं बोला। प्रावधान किया गया कि आदिवासी की जमीन को लीज पे ले जाएगी। उसके बाद एक प्रावधान और किया गया
कि जिस जगह पर आदिवासियों की जमीनें और जंगल है वो क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन हटा दिए जाएंगे, वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस के चौकियां लगाई जाएगी, वहां मिलिट्री की चौकियां लगाई जाएगी। जब पुलिस रहती है तो कानून का राज माना जाता है। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, आप पुलिस में कंप्लेंट करते हो, लेकिन अब पुलिस थाने की जगह तुम्हारे क्षेत्रों में ये लोग चौकियां लगाएंगे, सेना लगाएंगे। सेना, जब सेना रहेगी तो आप कंप्लेंट किसको दोगे? सेना का काम है सिर्फ गोली मारना। 370 इन्होंने कश्मीर को खाली कराया और 371 और 372 आदिवासियों की 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के क्षेत्र है। इन पे नजर है, मोदी सरकार की नजर है, आरएसएस की नजर है। ये आदिवासियों की जमीन को देख रहे हैं, तुम्हारी जमीन पे नजर है। अब सैटेलाइट सर्वे भी हो गया है, बहुत जल्दी यहां के आदिवासियों की जमीनों पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हमारे नेता कुछ नहीं बोलते, उनको कोई लेना देना नहीं है। कोई पूंजीपति आता है, पैसे दे देता है, ले लेता है और विधानसभा में मुक्के जानवर जैसे चुपचाप बैठते हैं, लोकसभा में चुपचाप बैठते हैं। ये परिस्थिति है अपने समाज की। आज जब वहां मिलिट्री लग जाएगी, जब तुम्हारी सुनी नहीं जाएगी, तुम्हारा एफआईआर लॉन्च नहीं होगा, आप आंदोलन करोगे तो आपको गोलियों से मार देंगे ये लोग। तुम नक्सलवादी नहीं थे तो नक्सलवादी बोलते हैं तुमको। आदिवासियों की 13 साल की लड़की जिसका पीरियड नहीं आता, वो लड़की को भी नक्सलवादी का दर्जा दिया गया है। जो बच्चे की उम्र किताबें लेकर स्कूल जाने की है, उनके हाथ में बंदूक थमा दी गई है। अपना कोई आदमी इस पर बात नहीं करता है। कुछ लोग नपुंसक विचारों के बहुत बड़े शिकार हो गए हैं। ये गोंड है, ये प्रधान है, ये बैगा है, ये हल्बी है, ये नगारची है, ये नपुंसक विचारधारा है। शंकर शाह रघुनाथ शाह में शंकर शाह की जो मां है वो बैगा थी, रघुनाथ शाह की जो पत्नी है वो प्रधान थी। अपने को मालूम है शंकर शाह रघुनाथ शाह को मार के उड़ा दिए, लेकिन उसकी पत्नी जिंदा होंगी, उसके वंश के लोग कहां है? इस पर आदिवासी समाज कुछ बोलता क्यों नहीं है? क्या हुआ उसके परिवार का? वो तो मर गए, शंकर शाह रघुनाथ शाह मर गए, लेकिन उनकी बीबी थी, उनका बाकी परिवार था, वो कहां है? कौन सी अवस्था में है? जब ये पता लगाया जाता है तो समझ में आता है कि मनुवादियों ने उनकी दोनों पत्नियों को जला दिए, उनको सती कर दिए, उनको जिंदा जलाया गया। कल ये आपके साथ होगा तो कैसा लगेगा? हमारे लोग केवल पुण्यतिथि के दिन और जन्मदिन के दिन अपने शहीदों को याद करते हैं। शहीदों को याद नहीं करना चाहिए करके कुछ राजा माइंडेड लोग, कुछ नेता माइंडेड लोग हमारे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि उनको उसके विचारों से अवगत नहीं कराते हैं। साथियों, संविधान में जो भी प्रावधान है तुमको, वो धर्म और जाति के नाम पर नहीं है, वो समाज के नाम पर है। जो अधिकार है तुम्हारे, वो समाज के नाम पर है। आरक्षण का अधिकार, स्वरक्षण का अधिकार, जंगल का अधिकार, जमीन का अधिकार, ये समाज के नाम पर है। अगर ये समाज ही जिंदा नहीं रहेगा तो तुम कैसे जिंदा रहोगे मेरे भाइयों? ये शंकर शाह रघुनाथ शाह तुम्हारे लिए फांसी के तख्ते पे गए, तोप पे चढ़ गए, उड़ा दिए। तुम्हारे बच्चे को बोला मेरे लिए थोड़ी सजा ले ले बेटा, अपने भाई को बोलो मेरे बदले की सजा ले ले, मेरे बदले फांसी पे चढ़ जा। हो सकता है क्या गरज थी उनको लड़ने के लिए? क्या गरज थी उनको इस बात के लिए कुर्बान होने की? क्योंकि उनकी नजर के सामने समाज था, जात नहीं थी। ये गांडूगिरी है, जात की सोच। मैं ये जात का हूं, मैं वो जात का हूं। बे तेरी संस्कृति एक, तेरा डीएनए एक, तेरी सभ्यता एक, तो समाज भी एक होना चाहिए। ये समाज को तोड़ते हैं सड़े से पॉलिटिक्स के लिए। किसी को विधायक बनना है, किसी को जिला परिषद सदस्य बनना है, किसी को सांसद बनना है, तो समाज को तोड़ दो। ये प्रैक्टिस है।
ये तोड़ने की प्रैक्टिस से बचो, अपने आप को बचाओ, अपने बाल बच्चों को बचाओ। हमारा आदिवासी आदमी, आधे से ज्यादा आदिवासी लोग गड्ढा खोदने का काम करते हैं। आप जाइए, मंडला का आदमी, बैयर का आदमी, बालाघाट का आदमी पूरे देश में गड्ढा खोदने के लिए जाते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं। आपको मालूम है यहां के उच्च वर्णीय नेता क्या बोलते हैं? ये आदिवासी समाज नहीं है, ये मजदूरों की मंडी है, या आदिवासियों का भाव लगा दो, लेके जाते हैं। हमारी मां बहनों से काम कराते हैं, उनको पेमेंट नहीं देते हैं, बदले में उसको बोलते हैं सो, उसका शारीरिक शोषण करते हैं। यह हालत है हमारे समाज की। अरे खुलेआम हमारे आदमी के ऊपर एक ब्राह्मण आदमी मुंह देता है, पेशाब करता है। हमारा एक भी नेता खड़े होके खुलेआम बहुत बात नहीं करता है। क्या बात है भैया? मुख्यमंत्री जी जाते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको सॉल पिनाते हैं, कुछ पैसे दे देते और बोलते हैं बेटा ज्यादा चुपचाप रहे, निकल। और वो आदमी जो पेशाब करता है उसके ऊपर एट्रोसिटी भी दाखिल नहीं होती है। आज तुम्हारे भाई पे पेशाब किया, कल तुम्हारी बहन पे करेगा तो क्या करोगे? नेता किसको बोलते हैं यार? समाज का नेता किसको बोलते हैं? ऐसे लोग जो डरते हैं, जिनमें गांडूगिरी है, वो तुम्हारे समाज का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। तुम पार्टी पे भरोसा मत करो, तुम नेता पे भरोसा मत करो, अपनी सामाजिक ताकत पे भरोसा करो, इनके विचारों पे भरोसा करो। मधु भगत जी है, आप बुरा मत मानना, आप अपनी पार्टी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मैं ये डिसीजन में आ गया कि भैया पार्टी की बात है, पार्टी को तो कोई भी बचा लेगा, मेरे आदिवासी समाज को कौन बचाएगा? पहले तय करो, पार्टी पहले की नेता, समाज पहले की पार्टी, समाज बड़ा की नेता। तो ये याद रखो, हमारे लोगों के बीच में क्या हो रहा है आदिवासियों के साथ देश में? कौन सी समाज की लड़की को नंगा करके घुमाया जाता है सड़क पर? कौन सी समाज की लड़की को घुमाया जाता है? खुलेआम उसका वीडियो दिखाया जाता है। वो 6वीं अनुसूची के आदिवासी है, जिनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दी कि 400 मशीन गन लूट ली गई, 6 लाख गोलियां लूट ली गई, मिलिट्री वालों से लूटा गया। कोई आम आदमी लूटता है क्या मिलिट्री वाले से? वो तो बंदूक मार देगा, उसको गोली मार देगा। ऐसा नहीं हुआ। 6 लाख गोलियां, 400 मशीन गन आदिवासियों को मारने के लिए दी गई। उनकी जमीनों से उनको भगाया गया, उनके घरों को आग लगा दिया गया। रिकॉर्ड पे बोल रहे 500 लोग मर गए, लेकिन जब घरों को आग लगा गया तो ऐसे 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के बच्चे भाग सकते हैं क्या? वो घर के साथ जल गए, उनके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे मासूम बच्चे आग में जल जल के मर गए, तो भी उस पर किसी ने बात नहीं किया। प्रधानमंत्री 3 महीने के बाद उस पर बात करते हैं। इस्लामाबाद में कुछ हो जाता है तो 1 घंटे के अंदर दिल्ली में खबर आ जाती है, लेकिन मणिपुर में कुछ हुआ तो 3 महीने लग गए, क्योंकि मामला आदिवासियों का था, मामला उनकी जमीन का था। इनकी नीयत साफ नहीं है। आने वाले समय में तुमको सामाजिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कोई पार्टी नहीं बचाने वाली तुमको, कोई नेता बचाने वाला नहीं है। तुमको अपना सामाजिक मिशन खड़ा करना पड़ेगा। कैसे लड़ोगे मिलिट्री से? चलो बताओ, उसको नेता बना देते हैं अपन समाज का, जो बता देगा ये समाज कैसे बचेगा। मैं उसके चप्पल लेता हूं और नागपुर सर तक सर में रख के नागपुर जाता हूं। बताओ वो नेता का नाम बताओ, चलो उसके घर चलते हैं, जो आदिवासियों को यह गारंटी दे कि वो कैसे बचेगा। आज बहुत अच्छी हालत है तुम्हारी, हमारी मां बहनों के बदन पे कपड़े हैं,
इन लोगों ने बोल दिया कि आदिवासी महिलाओं को तो नंगा करके घुमाते हैं। ये हमारी बहनें जब सड़क पे से जाती होगी तो दूसरे लोग क्या बोलते होंगे, थोड़ा सोचो, क्या बोलते होंगे? बे वो आदिवासी महिला है, इनको तो नंगा घुमाते हैं। क्या बात है भाई, तुम्हारे किसी नेता ने बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दिया, कोई खुल के नहीं बोला, सब पार्टी के दबाव में, नेताओं के दबाव में चुप। ये कैसा नेता है रे बाबा? ये नेता का गांडू ज्यादा दिख रहा है। ये क्या लाइन है? अरे जो 6वीं अनुसूची में हो सकता है मणिपुर में, अगर वो बालाघाट में हो गया तो क्या करोगे तुम? बैयर में हो गए तो क्या करोगे? मंडला में हो गए तो क्या करोगे? सिवनी में हो गए तो क्या करोगे? अरे सिवनी में 2 आदिवासियों के पास में गाय का मटन मिल गया 4-4 किलो, तो वो गाय का मटन खारे करके उनको मार दिया गया। बजरंग दल के लोगों ने उनको मार दिए, वो मर गए। 2 आदिवासी मर गए, घायल। कोई चर्चा नहीं हुई इस पर। क्या है तो गौ हत्या की है। बिरसा मुंडा ने बोला है, अगर गाय हमारी माता है तो भैंस का दूध किधर जाता है? बिरसा मुंडा बोलता है, बे गाय हमारी मां है तो भैंस बड़ी मां है। फिर गाय की पूजा क्यों करते, भैंस की क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि वो काली है। मां तो मां है। बिरसा मुंडा बोलता है, क्या अपनी मां के दूध का सौदा करते हैं? अपनी मां के बिजनेस करते हैं दूध का? ये हमको गौ हत्या समझाएंगे, गौ सुरक्षा बताएंगे। आदिवासियों को कोई समझाने की जरूरत नहीं है। आदिवासी तो एक झाड़ की भी इज्जत करता है, झाड़ को भी बहुत शिद्दत से पूजा करता है उसकी। मड़ा यानी झाड़, मड़ावी झाड़, पेंदाम यानी पद्दी, पद्दी यानी सुअर। बिरसा मुंडा के समय बहुत तूफान आ रहा था। ये राम मंदिर तो अभी सुन रहे हैं आप, उस वक्त जगन्नाथ का मंदिर था। जगन्नाथ का मंदिर सबसे फेमस, और बिरसा मुंडा बाहर खड़ा था और लोग ऐसे पानी से भग रहे थे। तूफान आ रहा था, कुछ सुअर के बच्चे ठुठर रहे थे। बिरसा मुंडा ने जगन्नाथ के मंदिर का ताला तोड़ दिया, सुअर के बच्चों को अंदर लेके चले गया, ताला बंद कर दिया। सुबह हंगामा मच गया कि बिरसा मुंडा ने भगवान को अपवित्र कर दिया, अब तो बिरसा मुंडा को सजा मिलनी चाहिए। तो बिरसा मुंडा बोला, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरे कुछ सवाल का जवाब दे। पहला सवाल पंडा से पूछा बिरसा मुंडा ने, ये सूरज को किसने बनाया? तो पंडा जी बोला, ऊपर वाले ने। दूसरा सवाल पूछा बिरसा मुंडा ने, झाड़ को किसने बनाया? तो पंडा बोलता, ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने बोला, तेरे को किसने बनाया? तो बोले, ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने पूछा, ये पद्दी को किसने बनाया? गोंडी में पद्दी बोलते सुअर को। इसको किसने बनाया? तो पंडा बोलता, ऊपर वाले ने। तो बिरसा मुंडा ने बोला, बे एक ही कारखाने का तो माल है वो, गोडाउन कैसे अलग हो सकता है इसका? फिर बिरसा मुंडा ने बोला कि दुनिया के जितने धर्म के लोग हैं, जिस जानवर को सबसे तुच्छ जानवर मानते हैं, जिसको सबसे अछूत जानवर मानते हैं, उसको हमारी संस्कृति में नारायण पेन बोलते हैं। अगर एक तुच्छ जानवर का स्थान हमारी संस्कृति में भगवान के जैसा है, तो इंसान का स्थान कितना बड़ा होगा? यह बात बिरसा मुंडा बताते हैं। ये आदिवासियों को कोई सिखा नहीं सकता। आदिवासियों से सीखने की जरूरत है, आदिवासियों को सिखाने की जरूरत नहीं है। आप जाइए आदिवासी के गांव में, अगर किसी को कैंसर भी हो गया तो उसकी दवा आदिवासी आदमी सूखी रोटी में बांध के उसको चुपचाप दे देता है। जब वो पैसे देने की बात करता है तो उसको बोलता है आदिवासी, अरे पैसे लूंगा तो तेरे को दवा नहीं लगेंगे रे भाई। हेलो, हेलो,
सेकंड कटर डाले थे ना, सेकंड कटर जो दिए थे ठीक है, तो अगर आप लोग बोर हो गए होंगे तो मैं बंद कर दूं? हाँ। तो बिरसा मुंडा ने यह बात पंडा जी को बताया। अभी कोई भी आदिवासी गांव में जाओ, कोई बीमारी का इलाज भी करेंगे, आदिवासी आदमी बोलता है, बे पैसे लूंगा तो तेरे को दवाई नहीं लगेगी। लेकिन रामदेव बाबा के पास जाओ, बड़ा आदिवासियों से एक रुपए का वो आंवला लेता है और 100 रुपए में बेचता है। वो राष्ट्र संत, वो राष्ट्र संत। और आदिवासी को बताते हैं मंगलवार के दिन देवी का दिन है, बुधवार के दिन फलाने भगवान का, गुरुवार को ये बाबा का, शनिवार शुक्रवार को देवी का, शनिवार को हनुमान जी का और इतवार को भी किसी भगवान का। फिर हमारी मां बहनें उपवास करती है, उपवास करती है अपने बच्चों के लिए, अपने इसके लिए उपवास कर लेती वो। ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि यहां का जो पंडित है वो भगवान से फोन पे बात करता होगा। बिरसा मुंडा ने क्या बोला? अगर उपवास करना है तो अपने बाल बच्चों के लिए करो, अपने अधिकारों के लिए करो। बिरसा मुंडा ने बोला, मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता हूं जो ब्राह्मणों की मानता है, और मैं ऐसे भगवान को ब्राह्मणों के घर का कुत्ता मानता हूं। यह बात बिरसा मुंडा ने 19 साल की उम्र में बोला है। शंकर शाह रघुनाथ शाह को, रघुनाथ शाह का जब पद ग्रहण कर रहे थे, राजा बना रहे थे, तो रघुनाथ शाह के पास कुछ ब्राह्मण गए और बोले कि हम तुम्हारा राज्य अभिषेक करेंगे। तो रघुनाथ शाह ने बोला, मैं आदिवासी हूं, मेरा राज्य अभिषेक मेरी कौम के लोग करेंगे, क्योंकि मेरी संस्कृति तुमसे बहुत पुरानी है। आपका धर्म तो 3000 साल पुराना है, मेरी संस्कृति तो 20,000 साल पुरानी है। साथियों, मैं बोल रहा हूं पूरे देश में कि भगवान पैदा नहीं हुआ था भारत में, तब से आदिवासी रहता है। भगवान पैदा नहीं हुआ था, तब से आदिवासी रहता है, इसलिए वो मूल मालिक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये ब्राह्मणवादी सोच जो है हमारी संस्कृति में भी घुस गई है, हमारे समाज में घुस गई है। हमारे लोग फड़ा पेन को बड़ा देव बोलते हैं। फड़ा पेन को क्या बोलते हैं? बड़ा देव। अबे फड़ा यानी बड़ी, फड़ोर यानी बड़ा। फड़ा यानी बड़ी और फड़ोर यानी बड़ा। तो ये मनुवादियों ने हमारे लोगों के दिमाग में डाला, बे तुम बड़ा देव बोलो। वो बड़ा देव नहीं है, बड़ी देव है। क्योंकि आदिवासी संस्कृति में महिला को सबसे ज्यादा बड़ा स्थान था, पुरुषों का नहीं। आदिवासियों की संस्कृति मातृसत्तक संस्कृति थी, पुरुष सत्तक नहीं। विश्व के कितने भी धर्म में वो सब धर्म पुरुषों ने बनाए हैं, लेकिन आदिवासी संस्कृति की निर्माता महिला है, वो महिला ने बनाई है। इसलिए आदिवासी भगवान से भी बड़ा अपनी मां को समझता है। यह सच्चाई है। मोहनजोदारो हड़प्पा में 123 जो मूर्तियां मिली, उसमें से 67 मूर्ति महिलाओं की थी। भगत जी, आप आदिवासियों के वंशज है, आप भी थोड़ा इनके चक्कर में कम पड़ो। आदिवासी देश का मूल मालिक है। यहां का एससी, यहां का एसटी, यहां का ओबीसी उसके वंशज है। यहां का क्रिश्चियन उसका वंशज है, यहां का मुसलमान उसका वंशज है। आरएसएस की मूवमेंट चल रही है आदिवासियों को वनवासी बनाने की। पहले आदिवासियों को आदिवासी बोलते थे, मूल निवासी, बाद में आदिवासी, अब वनवासी, 5 साल बाद स्वर्गवासी। तुम्हारे समाज को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है और तुम्हारे लोग चड्डी पकड़ के चले उनके पीछे। अबे तेरी कौम को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है, तेरे बच्चे के वजूद को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है, तू अपने ही दुश्मन का साथ दे रहा है।
क्या बात है प्रधानमंत्री जी, तुमको आदिवासी क्यों नहीं बोलते? सिर्फ बताओ, बताओ तो। तुम्हारी जमीन की होना, इनको G20 में सबसे ज्यादा आदिवासियों की जमीनों को नीलाम करने के लिए रखा गया था। ये G20 इन्होंने आदिवासियों की जमीन पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बुलाया था। अंबानी की जमीन है क्या? अदानी के पास जमीन है? जमीन तो केवल आदिवासियों के पास में है, क्योंकि वो इस देश का जल जमीन जंगल का मालिक है, था, है और रहेगा। चाहे हमारी पीढ़ियां कट जाए, हम अपनी जल जमीन जंगल को कभी किसी को हथियाने नहीं देंगे। ये जो मिशन चल रहा है, ये इसीलिए चल रहा है कि राजा का बेटा राजा नहीं और नेता का बेटा नेता नहीं, समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व करना चाहिए। इसलिए सामाजिक मिशन चला रहा है। मैं ये संगठन का अध्यक्ष हूं, मैं वो संगठन का अध्यक्ष हूं, मैं फलाना संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। इधर आ, मैं तेरे को अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बनाता हूं। क्या करेगा? अबे यहां कुछ रहेगा तो करेगा ना, यहां हो ना। यहां तुम्हारे ब्रेन में अगर ताकत है तो लड़ पाओगे, ब्रेन में ताकत नहीं है तो मर जाओगे। बिरसा मुंडा ने बोला था, जिस समाज की सामाजिक समस्या नहीं होती है उसकी कोई समस्या नहीं होती है, और जिस समाज की सामाजिक समस्या होती है उसकी समस्या ही समस्या होती है। हमारी समस्या यह है कि हमारे लोग जाति के नाम पर बंट रहे हैं। हमारी समस्या यह है कि हमारे लोग सामाजिक विचारों के लिए, समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारी समस्या यह है कि हमारा आदमी अपने ही समाज से गद्दारी कर रहा है। हमारी समस्या यह है कि हमारे नेता हमारे समाज के साथ पूरी तरह गद्दार है। उनको पार्टी की ज्यादा फिक्र है, समाज की नहीं है। अगर आने वाली पीढ़ी को बचाना है, आने वाली जनरेशन को अगर बचाना है, मैं बोल रहा था वो गड्ढे खोदने वाली बात, साहब अब गड्ढे खोदने की भी मशीन निकल गई है। संडास साफ करने के काम को गवर्नमेंट नौकरी का हिस्सा माना गया, लेकिन गड्ढे खोदने के काम को गवर्नमेंट नौकरी का हिस्सा नहीं माना गया। सबसे ज्यादा भारत में गड्ढे खोदने वाली कौम आदिवासी है। अब गड्ढे खोदने की मशीन निकल गई है, वो भी काम उसको नहीं मिलेगा। आप लोग बताइए मैडम, वो जिंदा कैसे रहेंगे? उनको ये काम भी नहीं मिलेगा। बैठ, एक बोरा लेके आए, लड़की को डाल दे उसमें, और उसकी मां नहीं मानी तो मां को भी डाल दो। बाप है तो दोनों मां बाप बेटे को डाल दो, और जो जो बच्चे यहां चिल्ला रहे उनको सबको बोरे में डालो और लेके चलो। तो ऐसे समय जब उनके पास काम नहीं रहेगा, कैसे करोगे आप? भैया थोड़ा 2 मिनट रुको ना, 5 मिनट में भेज रहा हूं उनको। थोड़ा 5 मिनट, तू टोपी पहना है करके बोल रहा हूं। एक बात, एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, यह आखिरी बात रख रहा हूं क्योंकि मेरे को भगना है नागपुर। एक प्रोजेक्ट बनाया गया है इस देश में, जितने बुजुर्ग हैं मेरे बाप की उम्र के हैं, मेरी बहन है, मेरी मां है, सब लोगों के साथ में बता रहा हूं मैं। इस देश में ऐसा प्रोजेक्ट कभी नहीं बना जिसमें 24 लाख हेक्टेयर जमीन आदिवासियों की छीन ली गई। 2 करोड़ आदिवासी उसमें बर्बाद हो जाएंगे। 2340 शेरों के लिए यह सरकार 2340 शेर को बचाने के लिए 2 करोड़ आदिवासियों की जिंदगी से खेल रही है। इनको ट्राइबल नहीं दिख रहा है। मोदी जी विदेश में जा रहे हैं तो ट्राइबल नहीं बोल रहे हैं, टाइगर बोल रहे हैं। लेकिन शायद वो भूल गए, ओरिजिनल टाइगर तो ट्राइबल ही है। शेर को रहने के लिए जगह मिलेगी इस देश में, आदिवासियों को रहने के लिए जगह नहीं। जानवरों के बारे में सोचा जा रहा है, आदिवासी के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। और जो इन्होंने रास्ता बनाया है, इसको राम पदगमन बोले, यानी राम जी वहां से गए थे। क्या आइडिया है इनकी? इनको पूरा मालूम हो गया कि राम जी के वहां पंजे मिले। ये सर्वे कर लिए इन्होंने कि राम जी वहां गए थे। अबे हम बोल रहे शिव जी भी गए थे,
हमारा लिंगो भी गया था। राम जी के पहले तो लिंगो है, उसके पहले शिव है। तो शिव जी गए थे ऐसा नहीं बताते, राम जी गए थे ऐसा बताते। राम जी बहुत जूनियर भगवान है। इस देश का ओरिजिनल भगवान कौन है? महादेव। क्या हाल कर दिए महादेव के? आदिवासी, ओबीसी, भगत जी आप भी महादेव बोलते हैं ना? हर हर महादेव बोलते हैं, जय श्री राम नहीं बोलते आप। तो ओरिजिनल बात, हर हर महादेव यानी इस देश का सबसे सर्वमान्य भगवान, वो कृषि संस्कृति का प्रतीक है जिसका उल्लेख वेदों में भी नहीं है। वो भगवान को क्या बना दिए? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीसरे नंबर का भगवान बनाए, पहले नंबर को भगवान को। अब इन्होंने महादेव को नहीं छोड़े तो तुम कौन सी खेत की मूली है? जो विचारधारा ने महादेव को नहीं बख्शी वो तुमको कैसे बख्शेगी? इनको गाय की चिंता है। गाय मर गई तो 2 लाख, आदिवासी बच्चा मरता है तो 35,000। तुम्हारी जान की कीमत, तुम्हारे बच्चों की जान की कीमत 35,000 है। ये ईद का बकरा भी 1 लाख का बिकता है, तो भी हमारे नेता कुछ नहीं बोलते हैं। मेरे भाइयों, जिन शहीदों को हम लोग याद कर रहे हैं, जो लोगों को हम लोग याद कर रहे हैं, ओरिजिनल भगवान यही है आपके, डुप्लीकेट भगवान नहीं है। इन्होंने शंकर शाह, रघुनाथ शाह की वजह से जो सीपीएन बरार टेनेंसी एक्ट बना, इनकी मौत के बाद में आपको भूमि अधिकार मिले, यहां के पवार को अधिकार मिले, लोधी को मिले, दलितों को मिले, आदिवासियों को मिले। आप जमीन के मालिक बने। आपके 7/12 में 1864 के बाद का 7/12 आप देख लो, आप मालिक नहीं थे। आपको जमीन शंकर शाह, रघुनाथ शाह की वजह से मिली है। अगर ये मरते नहीं तो गवर्नमेंट आपको जमीन नहीं देती। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो लॉ पास नहीं करती, वो कानून पास नहीं करती, जिसको सीपीएन बरार टेनेंसी एक्ट बोलते हैं। जैसे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बना है, वैसे सीपीएन बरार टेनेंसी एक्ट बना है। 1962 में मध्य प्रदेश नागपुर से अलग हुआ है। पहले नागपुर भी मध्य प्रदेश में आता था। आप लोग, मैं, हम तमाम आदिवासी भाई, हम मरने की कतार में है। हमसे जमीन छीन लिए, हमारे क्षेत्रों में मिलिट्री लगा रहे, हमारी मां बहनों को नंगा घुमा रहे हैं, हमारे लोगों को सरेआम मार रहे हैं। अगर जो मणिपुर में हुआ, जो मणिपुर में हुआ, अगर मंडला में, बालाघाट में होगा तो आप क्या करोगे? थोड़ा बताओ। आपकी तैयारी है लड़ने की? बचा पाओगे समाज को? अगर बचा पाओगे तो हाँ बोलो, नहीं बचा पाओगे तो नहीं बोलो। ये कौम को जिंदा रखने की लड़ाई है। इलेक्शन फिलेक्शन ये टेम्परेरी बीमारी है, परमानेंट बीमारी पे बात करो। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, लेकिन जो ऑपरेशन तुम्हारे खिलाफ में होगा वो सदियों में एक बार होगा। इसके बाद आदिवासी भारत के नक्शे से गायब हो जाएंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब है आदिवासी मुक्त भारत, बगैर आदिवासी के भारत। गोंडवाना भारत की बात नहीं कर रहे, हिंदू भारत की बात कर रहे हैं। वाह! अबे आदिवासी आदमी तो भैया शंकर भगवान को नहीं, उसकी मां को मानता है। शंकर भगवान भी हमारे पेरसा पेन को मानता है। हमारी टीम का आदमी है, हमारे कारखाने का माल है वो। शंकर भगवान के सर पे पानी है, उसके हाथ में त्रिशूल है, सामने नंदी है। खेती के लिए नंदी लगता है, पानी लगता है, जोतने के लिए त्रिशूल लगता है। यह कृषि संस्कृति का प्रतीक है। दुनिया में जो कृषि पैदा हुई, अनाज पैदा हुआ, इसका जो निजात करी वो आदिवासी महिला ने करी है। इसलिए भारत माता कोई काल्पनिक नहीं, आदिवासी महिला ही वास्तविक भारत माता है। और भारत माता को नंगा घुमा रहे हैं ये लोग। जो इस देश की ओरिजिनल मालिक है उनको नंगा घुमाया जा रहा है, और हमारे गांडू नेता चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अबे किससे डर रहा है? अगर तू आदिवासी नहीं होता तो तेरे को चेयर मिलती क्या? तू डॉक्टर बनता क्या?
तू इंजीनियर बनता, तू विधायक बनता, तू मंत्री बनता, अगर आदिवासी नहीं होता तो। तेरी पार्टी में तेरी इज्जत इसलिए है क्योंकि तू आदिवासी है। जिस दिन तेरे कोटे की सीट खत्म हो जाएंगे उस दिन लात मार के भगा देंगे। हम लोग पार्टी बनाते हैं अपनी, पार्टी आदिवासियों की, आरएसएस वाले उसकी टिकट देते हैं। ये हाल बना दिए हम लोगों ने अपने। मैं आप लोगों के बीच में किसी दिन और आऊंगा। यहां हमारे बुजुर्ग लोग हैं, पूरे भाई लोग हैं, नेता लोग हैं। भगत जी कुछ बात होगी तो माफ करना। हमारे दादा लोग हैं, मेरे पिता तुल्य लोग हैं, हमारे कैडर के सीनियर लोग भी यहां पर मौजूद है। देखो भैया, मैं दारू वारू के बारे में नहीं बोलूंगा। ये लोग चिट्ठी दिए मेरे को कि दारू के बारे में बोलो। मेरे को एक ही बात बताया था, बिरसा मुंडा ने लिखा है कि मरे हुए आदमी में और दारू पी के रहने वाले आदमी में कोई फर्क नहीं है। ये भी कुछ नहीं कर सकता, वो भी कुछ नहीं कर सकता। मरा हुआ आदमी कुछ नहीं कर सकता और दारू पी के जो आदमी है वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो थोड़ा मर्द बनने की कोशिश करो। मर्द होश में रहता है और जोश में भी रहता है। जो मर्द है वो होश में भी रहता है और जोश में भी रहता है। आप लोग समझदार है, किसी समय हम लोग फिर से मिलेंगे। लेकिन जो प्रक्रिया यहां होनी चाहिए थी, मिशन का एक एक कैडर, एक एक सैनिक जिन्होंने इस प्रोग्राम को किया है, मैं उन तमाम लोगों को, डॉक्टर साहब कहां गए वो? मैं डर गया, मेरे को डॉक्टर एक फेटा बांध रहा है। मैंने बोला डॉक्टर को भी बड़ा काम दे दिया इन्होंने। जो आदमी मलम पट्टी करता था वो आदमी अब तुम्हारा फेटा बांध रहा है। जोरदार तालियां बजाओ ऐसे लोगों के। ये हमारे सच्चे नेता है, जो लोग समाज में काम करते हैं। ये जो टोपी वाले लोग दिख रहे हैं आपको, ये भूखे प्यासे समाज में काम करते हैं। ये बच्चे घर में नहीं जाते, एक एक महीने घर नहीं जाते ये बच्चे। ये फुल टाइमर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई अपने इसमें काम करता है। मैं यहां पर तुम्हारे बीच में, हमारे बीच में एक डॉक्टर आया है लखनऊ दोन से, टेकम जी। कहां है वो? किधर है टेकम? डॉक्टर टेकम, खड़े हो जाओ। मेरे ख्याल से खाना बांट रहा होगा वो। देखो डॉक्टर टेकम है, हाथ, वो डॉक्टर है, फुल टाइमर है। जोरदार तालियां बजाओ उसके लिए। तो ये जो मिशन है, ये देर शाइनों का मिशन नहीं है, ये समझदार लोगों का मिशन है। समाज के साथ समझदारी और ईमानदारी नहीं करोगे तो समाज आपको बख्शेगा नहीं। आज जरूरत है तुमको काम करने की। अपने बच्चों को सामाजिक तरीके से शिक्षित करो, कैडर चलाओ, मिशन चलाओ। दुनिया का कोई भी समाज बिगर मिशन के खड़ा नहीं हुआ है। अगर आदिवासियों को खड़ा करना है तो आपको सामाजिक मिशन खड़ा करना पड़ेगा। आज के दिन हम तमाम लोगों से कुछ दादा बोल दिया होगा, गलत बोल दिया होगा, कुछ मेरे मुंह से गलत निकल गया होगा, माफी। आप लोग 2 मिनट के लिए अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। उस महान आत्मा के लिए जितने कैडर है वो अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे क्रांतिकारी अभिवादन के लिए। जो बच्चियां हैं, जो ड्रेसिंग पे बच्चियां हैं, थोड़ा सामने आ जाओ। लड़कियां इधर पूरी। हम लोग सामाजिक क्रांतिकारी अभिवादन करेंगे इनको। इनको अगरबत्ती नहीं होना, ये क्रांतिकारी है। बिरसा मुंडा ने बोला था क्रांतिकारियों की मौत नहीं होती। मिशन में आदमी बूढ़ा भी नहीं होता और मरता भी नहीं, वो निरंतर जीते रहता है। ये बच्चियां ट्रेंड है, ये बच्चियां हमारे बीच में है। आपको मैं बताता हूं कि मिशन में कैसे बच्चे काम करते हैं। अपना परिचय बताओ, क्या पढ़ाई करे ये बताओ। रोशनी तिलकम, बीएड बीएमएड। ये टीचर है, ग्रेजुएशन भी है, बीएड भी है, टीचर भी है और मिशन में 24 घंटे काम करती है। ऐसा बच्चा नेता नहीं होना चाहिए क्या? ये बच्चे तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहिए क्या? ये है मिशन। समाज का बच्चा, गरीब का बच्चा भी रहेगा तो वो समाज का नेतृत्व करना चाहिए। कोई जातिवाद नहीं, कोई व्यक्तिवाद नहीं, कोई पार्टीवाद नहीं। हल्बी होगा, हल्बी प्रधान होगा, गोंड होगा, भील होगा, बैगा होगा, सब आओ। सिर्फ समाज की बात करो, जात भूल जाओ। जिंदा रहना है तो, लड़ना है तो, बचना है तो
ये आखिरी पर्याय है। ये बच्चे उन्हीं शहीदों का मिशन चला रहे जो शंकर शाह रघुनाथ शाह ने, टंट्या भिल ने, बाबूराव शिर्माके ने, राघोजी भांगरे ने, बिरसा मुंडा ने हमको दिया। हम कोई नेता वेता के विचारों पे नहीं चल रहे, ना ही किसी पंडित जी के विचारों पे कर रहे हैं। ये पूरी टीम ये वाली है, यही फड़ा पेन है। बड़ा देव देखता हूंगा ऊपर से, वे मैंने कैसे आदमी को पैदा कर दिया रे। अबे ये तो लड़ता ही नहीं, समाज से भी गद्दारी करता है। GOD गॉड, G फॉर गार्जियन, O फॉर ओनर, D फॉर ड्राइवर। गार्जियन यानी पालक, ओनर यानी मालक, ड्राइवर यानी चालक। GOD गॉड यानी भगवान। जो समाज के चालक पालक मालक है वो समाज के भगवान है, लेकिन अपने समाज में उल्टा हो गया, DOG डॉग हो गया। वो जो GOD गॉड होना था वो DOG डॉग हो गया, कुत्ता बन गया है। ये धोखा है, इससे बचो। बाबा साहब ने क्या बोला है कि जो व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन को भूल जाता है वो व्यक्ति अपना अस्तित्व खो देता है। महात्मा फुले ने बोला कि समाज को भूलने से अच्छा है मर जाना। बिरसा मुंडा ने बोला समाज आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। जो समाज विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है और गुलाम ही मर जाता है। यह विचारों की लड़ाई है भाई। यहां कर्मचारी है, अधिकारी है, नेता है। यह पार्टीवाद, संगठनवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद की बीमारी से बाहर आ जाओ। समाज के लिए सोचो। क्यों नहीं है? आज पूरे बैयर में 70% आदिवासी है। यहां कौन सी पार्टी की जरूरत है? कोई पार्टी बताएंगे कि हमको क्या करना है? सिर्फ आदिवासियों ने तय कर लिया, इलेक्शन खत्म। आदिवासी समाज ने तय कर लिया कि भैया ये हमारी नेता है, हो गया खत्म। ये समाज किसी गरीब बच्चे पे भी हाथ रख देगा तो वो विधायक बन जाएगा। इतनी बड़ी ताकत है समाज में। समाज बहुत बड़ी चीज होती है। मेरे लिए, आप लोगों के लिए, ये जो शहीद है ये भगवान तुल्य है। इनको याद कर रहे हैं। जिन लोगों ने, आप लोग अपने बाल बच्चों को छोड़ के यहां पर आए, बहुत बड़ा काम किया आपने। अगली बार से सावधानी रखना, पूरे मिशन को चलाओ। संगठन तो बहुत बन सकते हैं, मिशन अलग बनता है। मेरे को 27 साल लग गए। मैं इंजीनियर था, क्लास 1 ऑफिसर था। मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज छोड़ के आया, IAS छोड़ के आया। मेरे को घर के लोग, आजू बाजू के लोग पागल बोलते थे। मैं इधर आया था गढ़ी में तो मेरे को बोल रहे थे बे बिरसा मुंडा कहां से लाया, गोंड है क्या? ये कौन है? ये लड़का पागल हो गया, ये छोड़ दो इसको। साथियों, मैंने 27 साल काम किया पूरे देश में। आज देश के 22 राज्यों में बिरसा ब्रिगेड को जानते हैं, और देश का कोई आदिवासी जमात ऐसा नहीं है जो बिरसा मुंडा का नाम नहीं लेता है। और आपको बता दूं, ये मिशन पे आरोप लगाते हैं कुछ लोग कि बिरसा मुंडा की बात करते हैं। अंडमान निकोबार में शंकर शाह रघुनाथ शाह की और बाबूराव शिर्माके की सोच को पहुंचाने वाला मिशन है ये। अंडमान निकोबार में आज बाबूराव शिर्माके के बारे में और शंकर शाह रघुनाथ शाह की आज शहीद दिन मनाया जा रहा है। देखना चाहते हैं वीडियो? यह है मिशन। देश के 250 जनजाति के लोग इस मिशन में काम कर रहे हैं। मैं आपके बीच में हल्बी समाज के हमारे अधिकारी साहब है, भंडारी साहब, अभी रिटायर्ड हुए। वो टोपी पहन के खड़े हैं। एक रिटायर्ड अफसर है वो, उनके बच्चे भी ऑफिसर है, लेकिन सब कुछ छोड़ के अपने समाज के साथ खड़े हैं। इसको मिशन बोलते हैं। ये लीडरशिप जिंदा रहना चाहिए तो समाज जिंदा रहेगा। हम लोग पिरसा पेन को याद करके, अपने फड़ा पेन यानी हमारी जंगो रायताल, हमारे जितने पूर्वज हैं उनको, भीमाल पेन को याद करके, भीमाल पेन नहीं है वो, बीमाल पेन है। बीमाल यानी क्या? जिसको पकड़ नहीं सकते। अंगार को पकड़ सकते नहीं, तूफान को पकड़ सकते, पानी को पकड़ सकते, इसको बीमाल पेन बोलते हैं। इसलिए खेती होने के बाद में जब खेती की पहली फसल आती है तो लोग ले जाके कुंवारा भीषण को देते हैं, बकरा काटते हैं, थोड़ी सी दारू भी पीते हैं, लेकिन बड़े देव को बोलते हैं
हमारे देव को भी चलते ही है महुआ। अपना आदमी इतना स्वार्थी हो गया है। बड़े देव ने बोल दिया बेटा अब तू मेरी बहुत सेवा कर लिया, अब मैं तेरे को मेरे पास बुला लेता हूं। तो जितने ज्यादा पीने वाले हैं उन्होंने बहुत सेवा की है बड़े देव की, उनको जल्दी जल्दी बुलाया उसने। तुम बार बार बड़े देव को दारू पीते वक्त बुलाते हैं, वो एक ही बार बुला लेता है फिर। तो इन सब चीजों से थोड़ा सावधान रहो। हम लोग वो शहीदों के लिए पूरे कैडर से विनती करता हूं, एक क्रांतिकारी सैल्यूट देंगे उनको। पूरे कैडर्स जितने लोग जहां खड़े हैं, भगवान शंकर शाह रघुनाथ शाह को क्रांतिकारी सैल्यूट देंगे। सैल्यूट दे। दो मिनट के लिए नीचे मुंडी डाल के उनको स्मरण करेंगे। ये बोलेगा नहीं कोई कि उनकी आत्मा को शांति देना, क्योंकि वो मरे नहीं है, वो हमारे बीच में जिंदा है। शहीद कभी मरता नहीं, उसके विचारधारा कभी नहीं मरती है। हमारे बीच में भगत जी आए, जो ओबीसी भाई है वो तमाम आए, हमारे मंडला से लोग आए, महाराष्ट्र से लोग हैं, 2 तेलंगाना के, कुछ छत्तीसगढ़ के भी भाई यहां पर हो गए। अभी कुछ छत्तीसगढ़ के भाई है, हाथ उठाओ, उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। छत्तीसगढ़ से भी लोग आए हैं। तो ये जो मीटिंग है केवल ये क्षेत्रीय सम्मेलन नहीं है, ये मध्य भारत का बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है। 1 लाख लोग रहे और दिमाग नहीं रहा तो कोई नहीं गिनता, लेकिन 10 लोग कमरे में बैठ जाए और सोच ले तो पूरे सिस्टम को हिला देते हैं। इसलिए विचारों के मूवमेंट पे विश्वास करना है। 2 मिनट नीचे मुंडी डाल के हम लोग मौन करेंगे और ये प्रतिज्ञा करेंगे कि आज के बाद हम सामाजिक जीवन जिएंगे, अपनी मेहनत का कुछ हिस्सा अपने मिशन को देंगे, अपने बाल बच्चों के लिए सोचेंगे। एक कपड़ा कम हो जाए चलेगा, लेकिन बच्चे को एक किताब कम नहीं होना चाहिए। हम लोग कोई जातिवाद नहीं करेंगे। आज से हम एक दूसरे को अपना भाई मानेंगे, क्योंकि हमारा खून एक है, संस्कृति एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। इसी सोच को लेकर हम लोग प्रतिज्ञाबद्ध होंगे। 2 मिनट नीचे मुंडी डाल के हम लोग प्रतिज्ञा करेंगे, ऐसी विनती करता हूं। 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। धन्यवाद। इतने ही शांत रह के आपको रहना है। आखिरी बात, बिरसा मुंडा ने बोला कि मैं समाज को भगवान से बड़ा समझता हूं, क्योंकि मेरा वजूद समाज की वजह से है, मेरा जीवन समाज की वजह से है, इसलिए मेरी मौत भी समाज के ही वजह से होनी चाहिए। ये बात बिरसा मुंडा ने बोला। आप लोग बैठेंगे, हमारे तमाम बुजुर्ग लोग आए हैं, उनकी बात को आप लोग सुनेंगे। मैं आपके बीच में से जा रहा हूं, कुछ गलती होंगी तो माफ करना। ये बच्चों को अपना समझ के, अपना बच्चा समझ के इनकी मदद करना, यही मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं। और इस मिशन को आप लोग चलाओ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। ये किसी के बाप का नहीं है, ये समाज का है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप मिशन शुरू कर सकते हो। धन्यवाद। जय बिरसा, जय आदिवासी।